नमस्कार प्यारे दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास की PYQ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास से जो भी सवाल आए हैं पिछले 5-6 सालों में, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल है कि इनका सही मिलान करना है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा कि देखिए, इससे ना आप ट्रेंड समझो। कई लोग क्या है, पुरापाषाण काल पूरा पढ़ रहे हैं, मध्यपाषाण काल पूरा पढ़ रहे हैं। ट्रेंड समझो PSC का कि यार किस सेक्शन से कैसे सवाल पूछ रहा है। हड़प्पा से कैसे सवाल पूछ रहा है, हड़प्पा से वो जगह पूछ रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिली। वैदिक काल से क्या पूछ रहा है, जैन बौद्ध से हर साल क्यों पूछ रहा है। तो जिनमें ज़्यादा फोकस करना है उसको ज़्यादा फोकस करिए, और जिनमें जिस टाइप के सवाल पूछ रहा है वो पढ़िए। कम से कम पहले वो पढ़िए, उसके बाद आपका जो मन है, जितना मन है वो पढ़ो, कोई मना नहीं किया है। तो 4 काल होते हैं जनरली, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। कई बार क्या होता है कि कई ऐसी जगहें हैं जो कई कालों में मिली हैं, तो हमको तब ये देखना रहता है कि सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है। जैसे कि पुरापाषाण काल कहाँ मिला है, जैसे एक आप पकड़ सकते हो, आप ये तो श्योर हो कि बुर्ज होम यार नवपाषाण काल की जगह है, तो आप एक मिला लीजिए कि C का 2 होगा। अब C का 2 कितने ऑप्शन में है, C का 2 केवल एक ऑप्शन में है, क्योंकि बाकी में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन इस सवाल में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं ये आपको समझा रहा हूँ। फिर पुरापाषाण काल, सोन नदी घाटी जो है वहाँ पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अगर मध्यपाषाण काल की बात करें तो भीमबेटका में मिले हैं। अगर ताम्रपाषाण काल की बात करें तो वो बनास घाटी में मिले हैं। तो ऐसे जगह आपको पता रहना चाहिए, सेम छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी कौन से काल के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री अगर बताऊं, तो जो पुरापाषाण काल है, ये इस समय क्या है, इस टाइप के हथियार रहते थे, मतलब बोन टूल, जो हड्डियों से हथियार बनाते थे, इस टाइप के। मध्य पुरापाषाण काल में क्या है, टूल थोड़ा सा देखिए फाइनर हो गए और फाइनर हो गए। उसके बाद फिर ये मध्यपाषाण काल आया, जिसमें ये माइक्रोलिथ का यूज़ होने लगा, इस टाइप के पत्थर। नवपाषाण काल में क्या हुआ, ये जो अनाज रखते थे, मतलब ये समझिए अनाज रखने के लिए अगर टोकरी मिल रही, पॉटरी मिल रही, तो मतलब इस समय कृषि चालू हो गई, तभी तो आप अनाज रखोगे। इस समय ये शिकार कर रहे हैं, और ये जो टूल्स थे जिनसे ये शिकार करते थे वो थोड़ा पॉलिश्ड होने लगे, हैंडल हैंडल लगने लगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपको नहीं जानना है। आप एक जगह जानिए, टाइम लाइन जानिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब पेलियोलिथिक जो है 2 मिलियन BC से लेके 10,000 BC तक, 10,000 ईसा पूर्व तक पेलियोलिथिक मतलब पुरापाषाण। मध्यपाषाण 10,000 से 8,000, नवपाषाण 8,000 से 4,000। ये ताम्रपाषाण है जो 4,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व है, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता भी है। और आयरन एज आपका 1,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये NCERT का चित्र है, तो इसको देख लीजिएगा। मतलब आप बोलोगे भैया कितनी जगह याद करें, तो मैं बोलूँगा यार पूरी मत याद करो, लेकिन इसमें जो लिखी है ना वो याद कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, किनारे हो जाता हूँ, नहीं तो मैं भी आ जाऊँगा। मतलब देखो इसमें टिक है कि जैसे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल कहाँ कहाँ है आपकी, ये होंस्की है, करनूल केव है, भीमबेटिका है। यही मैं बोल रहा था, भीमबेटिका ऐसी जगह है जो पुरापाषाण भी है, मध्यपाषाण भी है, वहाँ थोड़ा बहुत नवपाषाण के भी हैं, लेकिन बुर्ज होम से पकड़ना है आपको। इसलिए पूरे ऑप्शन देखना जरूरी है। अगर आप मध्यपाषाण का देखोगे तो ये ब्रह्मगिरी में है, आदि चलनूर में है, तो ये जगह भी पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। अगर नवपाषाण का देखोगे तो यहाँ हल्लूर है, यहाँ कुल्डी हवा है, ठीक, ये बुर्ज होम है। तो बुर्ज होम में कोई डाउट नहीं कि बुर्ज होम नवपाषाणी है। तो इस टाइप की जगह ना, जैसे बुर्ज होम कश्मीर में है, एक देखो ये दाउजली हेडिंग, ये इधर नॉर्थ ईस्ट में है। तो आपसे पूछ सकता है कि नवपाषाण काल का कोई अवशेष उत्तर पूर्व में नहीं मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर में नहीं मिला, कश्मीर में मिला, ऐसा नहीं है। मेहरगढ़ में भी नवपाषाण है, बुर्ज होम नवपाषाण है, दाउजली हेडिंग नवपाषाण है, चिरांग नवपाषाण है, कोल्डी हवा, महागरा, उसके बाद हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये सब नवपाषाण काल की चीज़ हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। अब आगे आते हैं।
देखिए फिर सवाल आया ना कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रमाण मिले हैं। अभी मैं बोला ना आपको, चलो कुछ नहीं पता यार कहाँ मिले हैं क्या है, आप ये चित्र देखोगे तो उत्तर पश्चिम में केवल एक ही क्षेत्र है जो नवपाषाण का है, वो है मेहरगढ़। तो बुद्धि नहीं लगाना, मतलब हो सकता है आपको ना पता रहे, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मेहरगढ़ बस एक जगह है यार उत्तर पश्चिम में, तो वहीं अवशेष मिलेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा, ये मैं डायरेक्ट उसके साइड से ही ले लिया था। तो मेहरगढ़ जो है बोलन रिवर के किनारे है, और बाकी चीज़ मत ध्यान रखना, 250 हेक्टेयर ये वो। इसको आपको सुमेलित करना है, ये पुराने ज़माने के सवाल हैं, आ सकते हैं। नंदी आपको पता है, नंदी जी किनके हैं? शिव जी के सवारी हैं, शिव के साण हैं। कल्प वृक्ष मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष मतलब बताओ। कल्प वृक्ष एक स्वर्ग का वृक्ष है, जो आप जो मांगो बोलते हैं उसके नीचे वो आपका हो जाता है। ऐरावत इंद्र भगवान का सफ़ेद हाथी है, इंद्रदेव का, और कामधेनु पवित्र गाय है। तो ये तो आप एक भी पता है तो आप कर लोगे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो ये कथन सत्य है, पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा है और पश्चिम में सोन है, ये ध्यान रखिएगा। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी यही राजधानी बताया था। शेरशाह सूरी भी यहीं पे राजधानी बनाया था। ठीक, पुनर्जीवित किया था इसको। फिर ये 16 महाजनपद के बारे में ये भी कभी पूछ सकता है, इसलिए देख लीजिए। देखिए यही जो बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइप के रहते हैं ना, जैसे कंबोज और गंधार, ये उत्तर पश्चिम में महाजनपद है। ठीक, और एक ये देखिए अस्मक, ये असक बोलते हैं इसको, ये दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है। तो आपको ऐसे पता रहना चाहिए कि हाँ यार ये दक्षिण का है, ये इधर का है। बाकी फिर ये कुरु, पंचाल, कौशल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चैत्य, वत्स, मगध, ये आप नाम देख लेना, कभी पूछ सकता है। और इनकी राजधानी, ठीक, अंग की जैसे राजधानी चंपा थी, मगध की गिरिव्रज या राजगीर थी, काशी की काशी थी, वत्स की कौसाम्बी थी, कौशल की श्रावस्ती थी। ऐसे सवाल पूछे हैं एक आध बार, इसलिए मैं बोला कि मतलब जो भी याद रहे वही देखना, बहुत मत देखना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय थे बताओ? 2 न्यायालय थे, एक था धर्मस्थी और एक था कंटक शोधन। आपको थोड़ा इसमें बेसिक ज्ञान भी है ना। आपको धर्म महापात्र पता है, अशोक के समय नियुक्त हुआ था। तो धर्म महापात्र अगर अशोक नियुक्त करेगा, कौटिल्य अशोक के दादा का गुरु था, तो अर्थशास्त्र में रहेगा क्या? ये रज्जुक भी अशोक बनाया था धर्म की स्थापना अपनी धम्म के लिए। तो यार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में होगा क्या? ये 2 हटा दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, उत्तर आ गया। मतलब सॉरी 1 और 3 हटा दो, मैं भी गलत कर देता हूँ। ये 1 है और ये 3 है, 1 वाला ही हटा दोगे तो बहुत सारा हट गया, और 3 हटा दो तो ये भी हट गया। 2 और 4, 2 न्यायालय थे, एक धर्मस्थी था, धर्मस्थी दीवानी न्यायालय था, और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। नाम सुन के भी लग रहा है ना यही न्यायालय टाइप के नाम है, बाकी तो ऐसे ही। अशोक के समय बाकी वो दोनों थे ना, धम्म महामात्र और रज्जुक, वो मोरालिटी के लिए ऑफिसर बनाया था अशोक अपने 5वें शिलालेख में। रज्जुक मतलब धम्म महामात्र, ये देखता था कि धम्म अच्छे से राज्य में चल रहा है कि नहीं। ठीक, रज्जुक क्या था? राजकीय अधिकारी था, कलेक्टर टाइप का, जो कलेक्ट करे करर। एक सप्तांग सिद्धांत है, धोखे से कभी पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ नहीं पूछा तो मेंस में तो आते ही है। 7 अंग होते हैं राज्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 अंग है, ये ध्यान रखना। मेगास्थनीज के बारे में अगर पूछा तो मेगास्थनीज ना ये बोला कि भारतीय समाज में उस समय 7 जातियां थी। ठीक, दूसरा बोला कि उस समय दास प्रथा नहीं थी। तीसरा बोला कि उस समय
मनी लैंडिंग नहीं होती। तब विदेशी आदमी था, उसको क्या समझ में आएगा, 7 जाति बता दिया, बोला दास प्रथा नहीं थी, जबकि थी। तो इसके बारे में आप, इसकी बुक का नाम है इंडिका। कौटिल्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। फिर हेमचंद्र एक व्यक्ति था, उसकी किताब का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ठीक, जहाँ तक तो आपको पता है। फिर दीपवंश, महावंश, ये सब बुद्ध के हैं। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। और बारबरा की गुफाएं हैं जहाँ गुहा लेख हैं। और अशोक आजीविकों को सपोर्ट किया था, उसका भी वर्णन है। फिर उसका एक था, क्या बोलते हैं, दशरथ, वो भी किया था। निम्नलिखित में से कौन से शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? देखिए अशोक क्या था, बौद्ध धर्म अपना लिया, तो फिर क्या हुआ कि जो हिंदू थे ना उस समय के, उनको लगा कि यार दिक्कत हो रही, ये बौद्ध अपना लिया, हिंदू धर्म खत्म हो रहा है। तो जो अशोक या मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृहद्रथ, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। वो क्या किया, 185 ईसा पूर्व में वृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। उनके पुजारी का नाम था पतंजलि। उन्होंने इसके लिए अश्वमेध यज्ञ कराया। और बेसनगर का गरुण स्तंभ इसी के समय बना था, हेलियोडोरस जो यवन था वो। और इनको बोला जाता है कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म की फिर से पुनर्स्थापना की, जो अशोक बौद्ध कर दिया था। वंश अगर आपको पता रहे, सबसे पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर सुंग आया, फिर कण्व आया, और उसके बाद सातवाहन आया। तो ये क्रम कभी पूछ लिया तो आपको पता रहना चाहिए। देखो ये क्रम पूछ ही लिया। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से जमाना है। चंद्रगुप्त। अब देखो ये तो आपको पता है ना यार कि चंद्रगुप्त पहले आएगा, द्वितीय उसके बाद आएगा, तो एक के बाद 3 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक, चंद्रगुप्त पहला राजा था, ये भी आपको पता होगा। तो चंद्रगुप्त, उसके बाद फिर समुद्रगुप्त बनता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बनता है, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त बनता है, और उसके बाद स्कंदगुप्त बनता है, मतलब क्रम से ही लिखा है। ठीक, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको इनके बारे में जानने की इच्छा हो, बड़ा नहीं होऊंगा बोल रहा है तो अब नहीं करते हैं, ऐसे ही सुन लीजिए मेरी बात से। श्रीगुप्त को बोला जाता है कि गुप्त वंश का वो फाउंडर था। उसके बेटे का नाम था घटोत्कच, भीम के बेटे का नाम भी था। ठीक, उसने महाराज की उपाधि ली, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, उन्होंने महाराजाधिराज का पदवी लिया और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उन्होंने विवाह किया। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। इन्हें विसेंट स्मिथ जो हैं वो बोलते हैं कि वो भारत के, क्या बोलेंगे, भारत के नेपोलियन थे। मतलब समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ बोलते हैं कि वो भारत के नेपोलियन थे। हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब हमारा जो इतिहास है ना इसी से भरा पड़ा है यार। हम समुद्रगुप्त पहले आया, वो कोई युद्ध नहीं हारा, नेपोलियन युद्ध हारा था वाटरलू का। तो हम ये भी बोल सकते थे ना कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। या कौटिल्य को बोला जाता है कि वो भारत का मैकियावेली था, जबकि कौटिल्य एक ऐसे शासन की स्थापना करता है जो अखिल भारतीय स्तर पे स्थापित होता है। मैकियावेली ऐसा कुछ नहीं कर पाता, बहुत थोड़ी सी उपलब्धि है उसकी, उसको भागना पड़ता है अपना शासन छोड़ के, फिर वापस आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैकियावेली यूरोप का कौटिल्य था, लेकिन हम लोग ना जो पश्चिमी इतिहास है उससे दबे पड़े हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। हम ये पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भाई ये खोजे थे क्या? भारत हजारों साल से था, तब से था जब यूरोपी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नाव चलाना नहीं जानते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसने एक रास्ते की खोज की, ये नहीं बोल सकते कि भारत की खोज की। तो जो सोचने की परंपरा है ना उसको भी बदलना पड़ेगा, लेकिन यार एग्जाम में तो आता है तो पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक, तो समुद्रगुप्त पूरे भारत में जीतता है, प्रयाग प्रशस्ति में उसका वर्णन है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, इसके दरबार में 9 रत्न रहते हैं, आप सुने होंगे। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, ये कुमारगुप्त के बारे में फेमस है। फिर स्कंदगुप्त आता है, ये हूणों का विनाशक था, हूण जो थे बाहरी आक्रमणकारी, इनको हराता है। तो सबके बारे में एक एक दो दो खूबी ध्यान रखना और क्रम ध्यान रखना। चंद्रगुप्त प्रथम स्थापना करता है, वास्तविक रूप से महाराजाधिराज की उपाधि लेता है। समुद्रगुप्त पूरा जीतता है,
और प्रयाग प्रशस्ति लिखवाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके दरबार में 9 रत्न थे, विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। फिर कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराता है। उसके बाद फिर स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता। अभी पढ़े ना अपन, बस ये ध्यान रखिए कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति रची और ये चंपू शैली में है, मतलब वो काव्यात्मक टाइप की है, तो 1 और 3 सही। ये है आपका समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है। ये बुक आती है, कौन सी बुक कब लिखी गई, तो ये थोड़ा सा चलो पढ़ के मैं बता देता हूँ। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी, उसके बाद फिर महाभाष्य भी पतंजलि ने लिखी। हर्षवर्धन एक बुक लिखा जिसको बोलते हैं नागानंदा। श्री हर्ष लिखे नैषध चरित, ये ज़्यादा नहीं आता इसलिए। शूद्रक की किताब है मृच्छकटिकम। जयदेव की किताब है गीत गोविंद। वीरसेन की किताब है नवरत्न। विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षक। कल्हड़ की किताब है राज तरंगणी। उसके बाद फिर सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर। वात्सायन की है कामसूत्र। अमोघ वर्ष की है प्रश्नोत्तर मल्लिका। भाष की है स्वप्न वासव दत्ता। अश्वघोष ने लिखी बुद्ध चरित्र। भराता ने लिखी नाट्य शास्त्र। भराता नहीं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी। फिर ये सब कालिदास की, अभिज्ञानम शाकुंतलम, क्या बोलेंगे, रघुवंशम, और क्या क्या है कालिदास की क्या बोलेंगे, विक्रमांग सूर्यम। फिर क्या बोलेंगे, अमर सिंह ने लिखी अमरकोश। आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टीय। विष्णु शर्मा ने लिखी पंचतंत्र। रवि कीर्ति एहोल प्रशस्ति लिखता है। मेगस्थनीज इंडिका लिखता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखता है। कामंदक की नीति सार है। तो ये इंपॉर्टेंट किताब मेरे को मिली, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से देख लेना। राजाओं ने क्या क्या किताब लिखी, तो हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा। ठीक। कृष्णदेव राय था एक राजा, किस वंश का था, विजयनगर वंश का था। किस विजयनगर राज्य का था, वंश आप बताना, पूछ चुका है। सालू था, तुलु था, अरविडू था। ठीक। उन्होंने लिखी आयुक्त माल्यद। जहांगीर ने लिखी तुजु के जहांगीरी। बाबर लिखा तुजु के बाबरी। और इनके वो कौन थे, क्या बोलेंगे उसको, बायोग्राफर, जो राजाओं की जीवनी लिखे, जैसे हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। आपके पृथ्वीराज रासो लिखा चंदबरदाई ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। शाहनामा फिरदौसी ने। कौन सी वाराह मिहिर की रचना नहीं, इसीलिए मैं रचना बोल रहा हूँ कि पूछा है। पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता और वृहद जातक वाराह मिहिर की रचना है। आप मेंस लिखेंगे तो भी रटना पड़ेगा। और अमर कोश अमर सिंह की रचना है। अभी पीछे भी अमर सिंह फिर पूछ लिया था ना, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। फिर मैं लिख दिया हूँ भाई, अच्छे से देख लेना। कालिदास ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभुवन, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञानम, शकुंतलम, विक्रम और सीरियम, ये पूरी उनकी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। वाराह मिहिर की वृहद संधिका, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। नवरत्न कौन कौन थे, एक थे कालिदास, एक थे हरिसेन, एक थे अमर सिंह, धनवंतरी। उसके बाद फिर शंकु, कहापनका, वराह मिहिर, वरुचि और विट्ठल भट्ट। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहाँ था। अब इतना कोई याद नहीं रख सकता कि वो अस्पताल कहाँ था, क्या था, लेकिन आप ये गेस कर सकते हो कि यार भारत में आएगा तो अस्पताल कहाँ रहेगा, राजधानी में रहेगा। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, तो वहीं रहेगा। वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वो एक चंडाल का भी मेंशन किया जो शहर के बाहर रहते थे। ठीक। वो ये भी बताया कि पाटलिपुत्र में मैं अशोक का महल देखा, खूब बड़ा था, ऐसा वैसा खूब कहानी बताया है। ठीक। फाहियान मथुरा भी विजिट किया था, तो ये उसके बारे में बाकी जानकारी है। बौद्ध जो जगह थी वहीं किया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, सही बात है। उदयगिरी में 18, खंडगिरी में 15, ये भी सही बात है।
खंडगिरी गुफा में हाथी गुम्फा शिलालेख, ये इससे आप पकड़ सकते थे। हाथी गुम्फा शिलालेख जो कलिंग के राजा खारवेल द्वारा दूसरी शताब्दी में बनाया गया, मेघवंश का राजा था, वो उदयगिरी में है। आप 3 हटा दोगे ना, तो 3 हटा दोगे तो ये 2 में 1 पकड़ना रहेगा, तो गेस कर सकते हो। ठीक, आप आगे ध्यान रखना, हाथी गुम्फा ही पूछ देगा। ये कटक गुफा है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। आपके जो भी डिमांड है और जो आप चाहते हैं वीडियो, बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा और कमेंट लाइक करते रहिएगा। मज़ा आता है, मतलब वो देख के ना थोड़ा सा मन करता है और वीडियो बनाए और वीडियो बनाए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।